हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th। तो आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, रासायनिक संयोग के नियम। तो ये तीन चार चार पांच नियम है। तो इसमें क्या है कि जो केमिस्ट्री जब शुरू हुई उस समय कोई लैब्स वगैरह नहीं थी बहुत ज्यादा। जैसे आज के टाइम में तो लैब है, हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पता है। आप सोचिए उस समय जब 1800 सन 1800 का टाइम रहा होगा, तो उस समय ना कोई लैब थी, ना कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो उस समय जो कुछ एक तरीके से आप कह सकते हैं बुद्धिजीवी लोग, ठीक है, इंटेलिजेंट लोग होंगे, उन्होंने क्या किया, जो केमिकल्स थे उस समय, जो एक तरीके से पदार्थ है, मैटर था, उसको जब कंबाइन करते थे तो वो देखते थे कि अलग अलग रिएक्शन होती है। तो उन्होंने उन रिएक्शनों को एनालाइज करके या उस समय जो पदार्थ आपस में रिएक्ट करते थे उनको देखकर कुछ चार पांच सिंपल जो है लॉज दिए। ठीक है, उन्हीं लॉज को बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम। तो आज के हिसाब से देखें तो आज तो हमारे पास बहुत एडवांस लैब है, तो हम उन चीजों को सब एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि उस समय जब कोई आपका लैब नहीं थी, हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में भी नहीं पता था, तब उन लोगों ने उन पांच लॉज को कैसे दिया होगा। तो वो आपका जो नॉर्मल चीजें थी उसके बेस पर उन्होंने एनालाइज करके सिंपल लॉज दिए थे। आज हमें लगता है कि अरे इतने आसान लॉ है, बट उस समय के हिसाब से देखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ थे। तो अब हम वो पढ़ेंगे पांच लॉज, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ आप। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये पांच लॉज क्या क्या है। पहला जो लॉ है रासायनिक संयोग के नियम, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम। इसमें जो पहला नियम आता है वो आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हिंदी में जिसे कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में। पहले में पांच लॉज क्या क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसको किसने आपको बताया था? इसको ए लिवोजिए, लावुजिए जिसे हिंदी में कहते हैं, ए लिवोजिए। तो लिवोजियर ने इसको बताया था इस नियम। ठीक है। सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, स्थिर अनुपात का नियम हिंदी में। ठीक है, यही नियम आपका कंपाउंड यौगिक की परिभाषा भी है। तो जो यौगिक की परिभाषा है और स्थिर अनुपात का नियम एक ही है। इसको किसने दिया था? जे प्राउस्ट ने। उसके बाद तीसरा लॉ आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, इसको किसने दिया? जॉर्ज डाल्टन ने। उसके बाद आता है गैलुसाक गैसेस लॉ, गैलुसाक का गैसी नियम हम कहते हैं। तो गैलुसाक का गैसी नियम किसने दिया? गैलुसाक, नाम लिखा वही। ठीक है, जिसका नियम है उसी ने दिया, गैलुसाक ने। उसके बाद पांचवा आता है एवोगाड्रोस लॉ, अवागाद्रो का नियम। ठीक है, जिसमें आपका वॉल्यूम और मोल का रिलेशन था, पार्टिकल का। ठीक है, तो ये पांच नियम आपके जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब हम इसको वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट लॉ क्या है। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लिवोसी ने दिया। क्या है नियम? मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। किसी फिजिकल और केमिकल चेंज में मास ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। अगर मैं कहूं कि ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अगर हिंदी में कहें तो पदार्थ ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, वह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। तो अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, कोई फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज हो रहा है, तो उसमें आपका मैटर डिस्ट्रॉय नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। बस अगर हमने कोयले को जलाया तो वो एनर्जी और मास में कन्वर्ट हो गया, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो पहला उन्होंने वही निकाला कंक्लूजन कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, पदार्थ या द्रव्य जिसे हम कहते हैं वो ना तो उत्पन्न किया जाता है ना ही नष्ट किया जाता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। अगर हम कहें किसी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है और बाद में जो प्रोडक्ट बनता है, अगर आप उसका मास निकालेंगे तो LHS, लेफ्ट हैंड साइड जिसको हम कहते हैं रिएक्टेंट, इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होगा? RHS। मतलब जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही आपका बाई मास क्या होगा? प्रोडक्ट भी होगा। ठीक है, जैसे अगर छोटा सा एग्जांपल देखें तो HgO, अगर हम मरकरी ऑक्साइड ले रहे हैं 100 ग्राम, अगर मैं इसको 100 ग्राम ले रहा हूं, 100 ग्राम लिया और ये डिसोसिएट हुआ। ठीक है, तो डिसोसिएट हुआ तो आपका 92.6 ग्राम आपका मरकरी एंड 7.4 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। और अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये भी कितना आएगा? 100। मतलब जितना LHS था उतना ही RHS। तो इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं आपके, वहां लिखा रहता है कि आपका एक रिएक्टेंट है, उसने दूसरे के साथ रिएक्ट करा, इतना रेसिड्यू बना या इतना बना, बताइए गैस कितनी बनेगी। तो आपने ऐसे न्यूमेरिकल्स में क्या करना है, जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड के, उनको जोड़ के, ठीक है, RHS को इक्वल होना चाहिए।
ठीक है, अभी एक इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। अब देखिए न्यूमेरिकल है कि 6.3 ग्राम NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट react with 15 ग्राम CH3COH एसिटिक एसिड and 18 ग्राम PPT and CO2 is produced। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2। तो कह रहा है कि 6.3 ग्राम जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसने रिएक्ट किया 15 ग्राम CH3COH से एसिडिक अम्ल से। वो कह रहा 18 ग्राम PPT अवक्षेप प्राप्त हुआ तथा साथ में ऑक्सीजन CO2 बनी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कह रहा है कि कितना ग्राम CO2 बनी, कितना मास CO2 का बना वो बनाइए। तो हमारी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन बनानी पड़ेगी कि भैया NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है CH3COH से। तो जब एसिड बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनते हैं, ये तो बन गया सॉल्ट, ठीक है, प्लस H2O प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। टेंथ में पढ़ा होगा आपने कि अम्ल जब, ठीक है, बाइकार्बोनेट कार्बोनेट इनसे रिएक्ट करता है तो लवण प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो सॉल्ट और H2O है ये मिलाकर बना रहा है PPT अवक्षेप जो नीचे बैठा रहता है, और साथ में क्या बनी है CO2। तो अब हमको दिया है कि अब हम लगा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो हमें दिया कि सोडियम बाइकार्बोनेट कितना है 6.3 ग्राम प्लस CH3COH कितना है 15 ग्राम इक्वल टू, ये क्या हो गया LHS, इक्वल टू उधर कितना है PPT का वेट कितना है आपका 18 ग्राम प्लस CO2, ठीक है, CO2 को मान लेते हैं x CO2 बन रही। तो अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए 15 प्लस, ठीक है, 6.3, तो ये हो गया आपका 21.3 ग्राम इक्वल टू 18 प्लस x। अब निकाल लेंगे x इक्वल टू क्या हो जाएगा 21.3 माइनस 18, तो ये कितना आ गया आपका 3.3 ग्राम। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल है प्रूफ कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को बता रहा है कि भैया 3.3 मिला करके इधर भी कितना हो जाएगा 21.3 और इधर भी 21.3। तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित। पेपर में क्वेश्चन आता है कि ये बाइकार्बोनेट इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, इतना CO2 इतना ये प्रोड्यूस हो रहा है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर समझेंगे। ठीक है, कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आपने इसी तरीके से निकालना है, आपको पता होना चाहिए LHS इक्वल टू RHS होता है। तो आपने यहाँ पर जो दिए हैं उनको जोड़ करके इसके इक्वल करना है, तो आपका जो x होगा जो मिसिंग होगा पता लग जाएगा। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है आपका स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। मतलब इनमें आपका एलिमेंट का जो कंपोजिशन है अनुपात सदैव क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, इसलिए स्थिर अनुपात का नियम या कांस्टेंट कंपोजिशन कह रहे हैं। अब ये है क्या, two or more element combined together in a fixed proportion by mass of to form compound instead that it can be obtained by any method। मतलब अगर कोई कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, अगर कोई कंपाउंड बन रहा है तो उसमें जो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, वो मास के एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं, ठीक है, चाहे उसको हम किसी भी सोर्स से ऑब्टेन कर रहे हो। ठीक है, अगर हिंदी में कहूं तो यौगिक में तत्व द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। जो एलिमेंट हैं वो जब कंबाइन करके यौगिक बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तो उनका मास हमेशा फिक्स होता है, चाहे उसे किसी भी विधि द्वारा प्राप्त किया गया हो। यही आपकी जो होती है वो कंपाउंड की डेफिनेशन भी होती है। अगर आपसे पूछा व्हाट इज कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड यौगिक क्या है, तो आप कहते हैं यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड इन फिक्स रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। तो कंपाउंड की डेफिनेशन कहिए या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कहिए, एक ही चीज है। अब एग्जांपल से समझते हैं, जैसे अगर मैं कहूं ये H2O पानी, अब हम पानी को अलग अलग विधि से प्राप्त कर सकते हैं। पानी बारिश से भी प्राप्त किया जाता है, पानी नदी से भी प्राप्त किया जाता है, पानी जो बर्फ पड़ी होती है बर्फ को पिघलाकर भी प्राप्त किया जाता है, पानी प्लांट से प्राप्त किया जाता है। आप कहीं से भी पानी को प्राप्त करिए, पानी को ऑब्टेन करिए, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो सदैव हमेशा क्या होगा, दैट इज 1:8। उनका अनुपात हमेशा 1:8 होगा। ठीक है, H2 दो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन एक है, 16 कट किया तो 1:8। ऐसे ही अगर मैं कहूं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सांस लेने से भी प्राप्त हो सकती है। ठीक है, जब हमने सांस छोड़ते हैं उसमें CO2 होती है, कोयला जलाते हैं उसमें CO2 होती है, किसी चीज को बर्न करते हैं उसमें CO2 होती है। ठीक है, बहुत अलग अलग मेथड से आप CO2 प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमेशा एक कार्बन और दो ऑक्सीजन ही होंगे।
ठीक है, तो वहां पर अगर आप कार्बन का मास 12 और ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, ठीक है, 16 टू 32, तो आप 12:32, दैट इज 3:8। तो CO2 आप किसी भी मेथड से ऑब्टेन करिए, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन जो दो एलिमेंट है, उनका मास का रेशियो ऑलवेज 3:8 होगा। ये किसका लॉ है? दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, ये तत्व जो होते हैं वो द्रव्यमान के एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं, किसमें? कंपाउंड में। अब इसमें इसकी लिमिटेशन क्या है? ये सेकंड लॉ है आपका। अब इसकी लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन क्या है कि ये जो आपका आइसोट्रोप्स होते हैं समस्थानिक, उन पर एप्लीकेबल नहीं है कि अगर हम कार्बन की जगह उसका आइसोट्रोप ले लें, C12 की जगह 14 ले लें, तो वहां पे एप्लीकेबल नहीं है, उन पे एप्लीकेबल नहीं है, तो आइसोट्रोप पे एप्लीकेबल नहीं। तो ये आपका सेकंड लॉ है और कंपाउंड की डेफिनेशन भी है। ओके, अब देखिए थर्ड लॉ क्या है। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम का तीसरा नियम क्या है? तो थर्ड लॉ कहता है, उसको हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन या गुणित अनुपात का नियम भी कहते हैं। ठीक है, गुणित अनुपात का नियम। तो क्या कहता है लॉ? व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड, ठीक है, टू और मोर, दो या दो से अधिक एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं और दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। जैसे ये है, दो एलिमेंट ने कंबाइन किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और दो कंपाउंड बन गए। क्या ये क्या है? इसका नाम क्या है? आपको पता ही है, ये क्या है? पानी है, H2O। ठीक है, वाटर, वाटर लिख देता हूं, वाटर, पानी। ठीक है, और दूसरा क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, तो दो आपके कंपाउंड है, H2O और H2O2। तो जब दो एलिमेंट में, टू और मोर एलिमेंट, कौन से दो एलिमेंट है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दो एलिमेंट ने कंबाइन किया और दो कंपाउंड बनाए, या ज्यादा भी बना सकते हैं। टू एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड, दो एलिमेंट कंबाइन करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान, देन फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइंड विद अदर इन सिंपल रेशियो और मल्टीपल होल नंबर रेशियो। तो आपका जो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान है, वो दूसरे के साथ एक सरल अनुपात में या गुणित अनुपात में, सिंपल रेशियो में या मल्टीपल रेशियो में। मल्टीपल क्या होता है? 1 2 3 4, या 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे मल्टीपल हो रहा है। तो 1 2 3 4 भी वही मल्टीपल में काउंट होता है, होल नंबर या मल्टीपल रेशियो। ठीक है, तो व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड, जब दो तत्व आपस में मिलकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान, देन फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइंड विद अदर, दूसरे के साथ संयोग करता है, कंबाइन करता है, किसमें? एक सिंपल रेशियो में या मल्टीपल रेशियो में, किसके? मास के, द्रव्यमान के एक सरल अनुपात में या गुणित अनुपात में संयोग करता है। दो तत्व आपस में मिलकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के साथ एक सरल अनुपात में या गुणित अनुपात में संयोग करता है। जैसे यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर दो कंपाउंड बनाए, पानी और हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो यहां पर अगर मैं देखूं, हाइड्रोजन कितना है? दो, दो, दोनों जगह हाइड्रोजन क्या है? सेम वेट है। एक तत्व का क्या है? निश्चित द्रव्यमान, इसीलिए इसको अंडरलाइन किया मैंने। ये क्या है? दोनों में फिक्स है। अब जब दूसरे के साथ कंबाइन करें तो ऑक्सीजन कितना है? 16 ग्राम। यहां कितना है ऑक्सीजन? 32 ग्राम। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं तो वो 1:2 आएगा। ठीक है, एक सिंपल रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं। तो व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टुगेदर, दो एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो देन एक का फिक्स मास दूसरे के साथ एक सरल अनुपात में या गुणित अनुपात में संयोग करता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसके और एग्जांपल भी हैं, मैं आपको एक दो एग्जांपल और बताता हूं। जैसे अब एक दूसरा एग्जांपल देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और बना रहा हूं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल और देते हैं। अब देखिए कौन कौन सा है, जैसे N2O, ठीक है, NO और N2O3, N2O4 और N2O5। अब ये क्या है भाई? ये नाइट्रोजन के 5 टाइप के ऑक्साइड हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के 5 टाइप के ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने कंबाइन किया और 5 टाइप के ऑक्साइड बनाए। N2O, लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको, लाफिंग गैस होता है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो ये 5 प्रकार के ऑक्साइड नाइट्रोजन ने बनाए। अब देखते हैं, देखो अब यहाँ नाइट्रोजन एक है,
ठीक है, यहाँ एक है बाकी जगह दो है, तो इसको भी हम ट्वाइस कर लेते हैं। ठीक है, ट्वाइस कर लिया, पूरा फॉर्मूले के आगे से करते हैं यहाँ पे ट्वाइस। तो अब नाइट्रोजन देखो सब जगह कितना हो गया, नाइट्रोजन 14 टू जा 28, 28, 28, 28, 28, सब सेम है। ऑप्शन देखो यहाँ कितना है 16, यहाँ कितना हो गया ट्वाइस कर दिया तो 32, यहाँ थ्राइस हो गया तो 48, 64, 80 हो गया। ठीक है, अब इनका ये तो फिक्स हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, ये तो फिक्स है, सब नाइट्रोजन कितना है सब में बाई मास 28 ग्राम, लेकिन यहां 1 2 3 4 5, अब समझ में आया, समझे? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने मिलकर मोर देन 2 कंपाउंड बनाए, 5 टाइप के कंपाउंड बनाए। तो नाइट्रोजन तो फिक्स है उसमें, लेकिन जो दूसरा एलिमेंट है वो एक सिंपल रेशियो में कंबाइन कर रहा है, 1 2 3 4 5। अगर मैं मल्टीपल कहूं, आपसे कहूं 1 का टेबल सुनाइए, तो 1 का टेबल 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, मल्टीपल ही हो गया। ठीक है, या सिंपल रेशियो भी कहो तो 1 2 3 4 5 क्या है, सिंपल रेशियो। तो इसे लॉ ऑफ आपका ये मल्टीपल प्रोपोर्शन गुणित अनुपात का नियम कहते हैं कि when two or more element combine to form two or more compound, then fixed mass of one element combined with other in a simple ratio या multiple whole number ratio। जब दो तत्व आपस में मिलकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे के साथ एक सरल अनुपात में या गुणित अनुपात में संयोग करता है, इसे बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। ये हमारा थर्ड लॉ है। ठीक है, गैलुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, गैलुसाक का गैसी नियम भी कह सकते हैं या गैसों के संयोग का नियम भी कह सकते हैं। तो गैलुसाक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने गैस के कॉम्बिनेशन का एक लॉ दिया है। उसने क्या बोला है, व्हेन गैस कंबाइन और आर प्रोड्यूस, अगर किसी रिएक्शन में गैस बन रही है या कहीं कंबाइन हो रही है, ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। तो वो जब ऐसा करेंगे तो वहां पर वॉल्यूम के एक सिंपल रेशियो में होंगे एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ताप दाब की समान कंडीशन में, टेम्परेचर प्रेशर की सेम कंडीशन में जब गैस आपस में कंबाइन कर रही है या किसी रिएक्शन में कोई गैस बन रही है तो वो वॉल्यूम के सेम रेशियो में रहेंगी। ठीक है, इस नियम के अनुसार अभिक्रिया करने वाली गैस तथा उत्पाद गैसों में एक सरल अनुपात होता है। ठीक है, मतलब जो रिएक्ट कर रही है या जो प्रोड्यूस हो रही है उनके बीच में एक सिंपल रेशियो होगा। अब ये समझ में नहीं आता है कि यार ये नियम कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम प्लस ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम ने कंबाइन किया तो 2 वॉल्यूम H2O बन गया। यहां पर देखें ये क्या है, 1 वॉल्यूम अगर मैं कहूं, ठीक है, मैं मोल की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर ये गैस है तो गैस का वॉल्यूम 1, यहां पर सॉरी 2 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन लिया वॉल्यूम में, क्योंकि उस समय मोल वोल वाला ये सॉरी आपका पार्टिकल का वॉल्यूम वगैरह वाला नहीं था, तो वॉल्यूम से चल रहा था उस समय एवोगाड्रो कॉन्सेप्ट वाला नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कि मास और मोल्स निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम करें 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस, दुगनी हाइड्रोजन आयतन के हिसाब से वो 1 वॉल्यूम किससे कंबाइन कर रही है, ऑक्सीजन का कंबाइन कर रही है, और 2 वॉल्यूम क्या बना रही है, H2O बना रही है, या फिर ये भी क्या कहते हैं वाटर वेपर, वाटर वेपर वाष्प। ठीक है, वाटर वेपर बना रही है, वाटर वेपर वाष्प दाब। ठीक है, तो यहां पर कहने का मतलब है दोनों गैसें आपस में कंबाइन कर रही हैं और एक नया प्रोडक्ट बना रही है। अगर मान लीजिए वो भी गैस के फॉर्म में है तो उनका रेशियो क्या रहेगा, वॉल्यूम के हिसाब से सिंपल रहेगा। तो रेशियो क्या आ गया यहाँ पर 2 1 2 का रेशियो। अगर मैं कहूं और अच्छे से समझते हैं, देखो ये एग्जांपल आपको बिल्कुल क्लियर समझा देगा। अगला एग्जांपल कैसे, नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म 2 मोल अमोनिया NH3। ठीक है, 1 वॉल्यूम प्लस 3 वॉल्यूम कंबाइन कर रहा है और 2 वॉल्यूम बना रहा है अमोनिया। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये नियम कहना क्या चाह रहा है। ये नियम ये कहना चाह रहा है कि भैया अगर मान लीजिए एक सेब है, उसको मैं कहूं कि 3 लोगों में बांटना है, तो कैसा आएगा, फ्रैक्शनल आएगा।
भिन्नात्मक आएगा, ठीक है। तो लेकिन ये नियम कहता है कि भैया वहां पर वॉल्यूम के हिसाब से वो भिन्नात्मक नहीं आएगा, वो हमेशा कैसा आएगा, होल नंबर में आएगा, वॉल्यूम के हिसाब से, मास के हिसाब से नहीं, मोल के हिसाब से फ्रैक्शन आता है, देखो मोल फ्रैक्शन आएंगे, लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से वो क्या आएगा, आपका होल नंबर में आएगा। यही ये लॉ है कि ये लॉ बोलता है कि अगर गैसें कंबाइन कर रही, इसलिए गैसेस के लिए लॉ है और के लिए नहीं है, सॉलिड लिक्विड के लिए नहीं है, ओनली फॉर गैस, केवल गैस के लिए है कि अगर गैसें कंबाइंड होती हैं तो उनमें रेशियो फ्रैक्शनल नहीं आएंगे, सिंपल रेशियो में आएगा, होल नंबर रेशियो में आएगा। तो यही ये लॉ है कि लॉ ऑफ, ठीक है, आपका कंबाइनिंग वॉल्यूम या गैसों के संयोग का नियम कि भैया गैसें क्या करती हैं, एक सिंपल रेशियो, सरल अनुपात में संयोग करती हैं, ठीक है, सिंपल रेशियो में कंबाइन करती हैं बाय वॉल्यूम, ठीक है, बाय वॉल्यूम सिंपल रेशियो में कंबाइन कर रही है, कब, सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में, अगर दोनों जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनमें अगर टेम्परेचर प्रेशर क्या है, सेम है, तो उनका जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो ऑलवेज होल नंबर में होगा, फ्रैक्शनल नहीं होगा। मतलब जैसे यहां पर ये 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, तो रेशियो आ गया 1:3:2, तो यहां पर कोई भी फ्रैक्शनल नहीं आया कि हमने 1:3 में जब एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से कंबाइन कर दी तो फ्रैक्शनल हो जाना चाहिए था, लेकिन यहां पर वॉल्यूम कितना आया है, राउंड ऑफ हो गया है, 2 वॉल्यूम आया है। तो इसी को बोलते हैं गैलुसाक्स गैसियस लॉ, गैलुसाक का गैसीय नियम, कि वॉल्यूम जो होते हैं, गैसें जो होती है वो वॉल्यूम के एक सिंपल रेशियो में आपस में कंबाइन करती है, फ्रैक्शनल नहीं आती, दैट इज कॉल्ड गैलुसाक्स गैसियस लॉ, ठीक है, सिंपल रेशियो में होंगे, फ्रैक्शनल नहीं होंगी वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है, दैट इज, ये कौन सा नियम है, चौथा नियम यहाँ पर रासायनिक संयुग का, गैलुसाक का गैसीय नियम। आप देखिए स्टूडेंट्स, पहुंच गए हम लास्ट और पांचवें नियम पर, क्या नियम है, अवागाद्रो का नियम, ठीक है, अब अवागाद्रो का नियम कहते हैं इसको, और ये वॉल्यूम और मोल का रिलेशन भी है, वॉल्यूम एंड मोल रिलेशन भी कह सकते हैं, या वॉल्यूम एंड पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल रिलेशन, वॉल्यूम एंड पार्टिकल रिलेशन, ठीक है, इसका अवागाद्रो का था। तो अवागाद्रो ने क्या किया, अवागाद्रो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, मतलब अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, तो ये तो आ गया आपका कि जब क्या हो, टी एंड पी, ठीक है, पी टेम्परेचर एंड पी ये क्या है दोनों, दैट इज कांस्टेंट। तो उस कंडीशन में जब टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट हो, देन वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, अगर आपका ताप और दाब कांस्टेंट हो, नियत हो, ताप दाब क्या हो, स्थिर हो, तो आपके अगर गैसों के वॉल्यूम, चाहे वो अलग अलग गैस हो, नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, अगर उसका वॉल्यूम सेम है, अगर वॉल्यूम 1 मोल है, तो सब में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 मोल ही होंगे, 1 मोल होगा, अगर 2 वॉल्यूम है सबका तो सब में पार्टिकल्स 2 गुने होंगे। तो कहता है कि सेम टेम्परेचर प्रेशर पर जो वॉल्यूम होता है अलग अलग गैसों का, अगर वो वॉल्यूम सेम है तो उसमें कणों की संख्या भी क्या रहेगी, पार्टिकल की संख्या समान रहेगी, उसी को कहते हैं आपका अवागाद्रो का नियम। तो अवागाद्रो का नियम कहता है समान ताप दाब में समान आयतन वाली गैसों में कणों की संख्या समान होती है, मतलब अगर उनका वॉल्यूम सेम है तो उनमें पार्टिकल भी क्या होंगे, सेम होंगे। At constant temperature pressure, equal volume of gas contain equal number of particles या moles आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका अगर एक वॉल्यूम है 1 मोल है, मान लीजिए कि मैं कहूं यहाँ पर वॉल्यूम अवागाद्रो के हिसाब से 22.4 लीटर, उसको बोलते हैं दैट इज 1 मोल, तो 1 मोल में पार्टिकल्स का नंबर आएगा 6.22 into 10 की पावर 23, ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर 6.02246 into 10 की पावर 23 होता है, तो हम राउंड ऑफ 6.022 into 10 की पावर 23 लिख देते हैं, और यही नंबर क्या कहलाता है, अवागाद्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर। तो अगर आपसे कहते हैं एवोगैड्रो नंबर क्या है, तो आप कहते हैं कि जो वॉल्यूम होता है गैस का उसमें सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, अगर वो 22.4 लीटर गैस है तो इट कंटेन 1 मोल, या फिर हम कह सकते हैं 6.022 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड 1 मोल या फिर एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो वही चीज आ रही है कि एक मोल में कणों की संख्या समान होती है, मतलब वॉल्यूम अगर सेम है तो उसमें पार्टिकल कितने होंगे, इतने ही होंगे, 20 प्रोपोर्शनल टू इतना होगा, पार्टिकल के प्रोपोर्शनल है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो पार्टिकल भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये किसका लॉ है, अवागाद्रो का लॉ है। तो अवागाद्रो बोलते हैं कि टेम्परेचर प्रेशर अगर सेम है तो आपकी जो अगर डिफरेंट गैसेस भी हैं तो उनका अगर वॉल्यूम सेम है तो उसमें पार्टिकल्स की संख्या या कणों की संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी, मतलब वॉल्यूम पार्टिकल्स के प्रोपोर्शनल होता है।
अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो पार्टिकल बढ़ेगा। अगर आप हाइड्रोजन ले रहे हैं, नाइट्रोजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, अगर तीनों 1 मोल है तो तीनों में सेम पार्टिकल, अगर तीनों 2 मोल है तो तीनों के पार्टिकल भी डबल हो जाएंगे। ठीक है, यही कौन सा लॉ है? अवागाद्रो का नियम। तो ये 5वां लॉ था आपका। तो बेटा अगर आपको ये जो लॉज हैं समझ में आ रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ, तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो आपके और भी दोस्त हैं इधर उधर गाँव में या इधर-उधर भी होते हैं, या आप जो फ्रेंड्स हैं आपके, उनको आप इस चैनल के बारे में बताइए और उनको सेंड करिए, ठीक है? एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बेटा।